आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट सेकेंड। और इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। और इस चैप्टर में के इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम सीखेंगे टू मेथड्स for the balancing of chemical equation. First is traditional method and second is agriculture method. Agriculture method आपके लिए नया है, आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं कौन कौन से तरीके हैं केमिकल बैलेंस करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पर हमने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने दो लॉ पढ़े थे, एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों नियमों का यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है तभी वो केमिकल रिएक्शन सही मानी जाती है। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है ऐसा पूछा जाए तो आप सीधे से कह सकते हैं कि फॉर द ओबेइंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आपको पता ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपको ये नियम समझ में आ गया है तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। तो आइए दोनों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास द ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो आमतौर पर जनरल तौर पर आप यूज़ करते हैं। आपने कई सारी बुक्स में पढ़ा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी आपका यही मेथड दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का। लेकिन साथ ही हम एक नए तरीके को सीखेंगे जिससे बहुत ही आसानी से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने वाले हैं, वो इक्वेशन आपके नीचे यहाँ पर दी हुई है। इसमें दिया हुआ है फेरियम जो H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ में फेरियम ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम ये देखेंगे क्या ये केमिकल बैलेंस है या केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। तो अगर बैलेंस है तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अनबैलेंस है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। तो कैसे देखेंगे कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इन टेबल एज शोन। नीचे जो टेबल आपको दिखाई जा रही है, इस टेबल में आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आपको सेपरेटेड लिखना है। जैसे यहाँ पर टेबल में आपके पास 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ एटम यानी कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड कॉलम में है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड थर्ड कॉलम में है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो आयरन है। रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है। इसी तरह दूसरा एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है जो रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए लेकिन हो सकती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड 4 एटम है। तो अगर यहाँ पर अगर देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है तो अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स, तीनों जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी में बराबर है तो मतलब बैलेंस इक्वेशन है, और अगर डिफरेंट है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 एटम है जबकि यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यानी केमिकल इक्वेशन आपकी क्या है, अनबैलेंस है। दूसरा यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में भी यहाँ पर 1 एटम है और यहाँ पर 4 एटम है, यानी बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी।
ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि बैलेंस द एक्शन विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑफ इधर साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आपकी केमिकल इक्वेशन में कोई भी एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, चाहे वो फिर रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो। तो इस रिएक्शन में क्या है, इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम इन RHS, यानी राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन के एटम है वो सबसे ज़्यादा नंबर में है। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन की तो 4 एटम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ एटम 4 हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम 1 है। अब जब इधर 4 एटम है तो इधर भी 4 एटम होना चाहिए, तो हम इधर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टू बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड्स टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन LHS बाई 4 सो दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। नाउ स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है, जैसे हमने H2O मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यानी ऑक्सीजन 4 की जरूरत थी, 4 मिल गए, बैलेंस हो गया। लेकिन जब 4 से मल्टीप्लाई हमने किया H2O में तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम के साथ नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन एटम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर हो गए 4 और 2 हाइड्रोजन यानी 8 एटम्स हो गए, जबकि हाइड्रोजन इधर कितने हैं, ओनली 2 एटम्स। यानी अब हमको किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हाइड्रोजन के एटम इधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो इधर भी 8 होने चाहिए, तो हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो विच इज मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन ऑन द RHS बाई 4। After that the number of oxygen and hydrogen atoms become equal on both side। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन के जो एटम है वो इक्वल हो गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर भी 8 एटम्स हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी 8 एटम्स हो गए हैं। अब स्टेप फोर्थ की बात करेंगे तो स्टेप फोर्थ में आपने देखा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस और दिखाई दे रहा, आयरन रिएक्टेंट साइड 1 एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड 3 एटम है। अब इधर अगर 3 एटम्स हैं तो इधर भी 3 एटम्स होने चाहिए, तो हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाउ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड, दस द इक्वेशन बिकम्स बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको आयरन की कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 3 एटम्स, प्रोडक्ट साइड 3 एटम, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 8, प्रोडक्ट साइड 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड 4, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो सबसे सिंपल है ट्रेडिशनल मेथड में कि जब भी कोई भी एटम को नंबर्स को बढ़ाना हो तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास H2O है, अब H2O में नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे हमने कर दिया तो जहाँ पर H2O आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स था अब यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया, यानी आपका केमिकल ही चेंज हो गया। इसलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, हमेशा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है तो उसके पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब भी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पहले हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर 4 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फिर से हम वही टेबल बनाते हैं जो टेबल हमने शुरू में बनाई थी। यहाँ पर 3 कॉलम्स है, नंबर नेम ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर आयरन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन में आयरन दोनों तरफ इक्वल हो गए 3 एटम्स, हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल हैं 8 एटम्स एंड ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल हैं 4 एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। एंड आफ्टर द बैलेंसिंग एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलो 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 एंड 4H2O। दैट्स योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रहा आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब आप देखते हैं सेकंड जो मेथड हम आज नया मेथड आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते पर अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो इससे बड़ी सी बड़ी इक्वेशंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि एक बार हम उसको आसानी से समझ लें। तो ये आपका है न्यू केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बैलेंस
करना है। तो नॉर्मल तौर पे अगर बैलेंसिंग की बात करें तो दिस मेथड इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व असाइनिंग अलजेब्रिक वेरिएबल्स as stoichiometric coefficient to each species in the unbalanced chemical equation, and these variables are used in mathematical equations as are solved to obtain the values of each stoichiometric coefficient in order to better explain। मतलब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में हमें कुछ अलजेब्रिक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन वेरिएबल्स के जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर मैथ्स आपको थोड़ी सी भी अच्छी आती है तो अलजेब्रिक, तो वहाँ पर आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन या फिर फाइंड आउट कर लेंगे वेरिएबल्स ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पर अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड हाइड्रोजन। यानी जो ग्लूकोज है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन है, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जब हम फॉलो करने वाले हैं तो सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग इन केमिकल फॉर्मूले of the reactants and the products. In this example, the reactants are glucose C6H12O6 and oxygen O2, and the products are carbon dioxide CO2 and water H2O। अब इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे यानी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। अब इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है तो नॉर्मल तौर पर सामने देखकर भी आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कार्बन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 6 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना है 1 एटम है। इक्वल नहीं है मतलब अनबैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे नाउ अलजेब्रिक वेरिएबल्स आर असाइन्ड टू ईच स्पीसीज। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम कोई भी अलजेब्रिक वेरिएबल्स असाइन करेंगे। वो XYZ भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, PQRS भी हो सकता है, कुछ भी अपन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, जैसे सबसे पहला कंपाउंड है हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के पहले हमने वेरिएबल्स लिया A, दूसरा है O2 ऑक्सीजन के पहले वेरिएबल्स हमने B लिया, CO2 के पहले हमने C लिया एंड H2O के पहले हमने D लिया। तो ये A, B, C, D ये 4 अलजेब्रिक वेरिएबल्स हमने असाइन किए हैं और इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि जब भी अलजेब्रिक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो उसमें किसी एक की वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर बाकी सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हो। अब इस रिएक्शन में से आपको कुछ इक्वेशंस, नए इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। कौन कौन से इक्वेशन कैसे फॉर्म करने हैं अब देख लेते हैं। नाउ अ सेट ऑफ इक्वेशन मस्ट बी फॉर्मुलेटेड, यानी कई सारे इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्मुलेट होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ वैल्यू बराबर होने चाहिए बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू बैलेंस ईच एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। क्लियर? आइए देख लेते हैं आगे। इन दिस एग्जाम्पल द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म। अब इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन फॉर्म होंगी, कैसे होंगी? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए अगर हम इक्वेशन कौन सी फॉर्म होगी तो देखेंगे कि ऑन द रिएक्टेंट साइड अ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 यानी रिएक्टेंट साइड जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है उसमें 6A कार्बन एटम्स हैं, जो कि कार्बन एटम कितने हैं 6 हैं, और उसके लिए जो अलजेब्रिक वेरिएबल्स अपन असाइन किया वो A है, तो इसको हम लिखेंगे 6A। एंड रिएक्टेंट साइड की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवेलेबल है, और CO2 में कार्बन कितना है 1 एटम है, और उसके साथ जो वेरिएबल्स ऐड किया है वो C है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी C, 1C या खाली C भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो हम सीधे से क्या लिखेंगे 6A इक्वल टू C। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, तो दूसरी इक्वेशन हम हाइड्रोजन के लिए कंफर्म करेंगे। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो द स्पीसीज दैट कंटेन्स हाइड्रोजन इन द इक्वेशन आर C6H12O6 एंड H2। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन देखेंगे H12 मतलब 12 एटम है, और साथ में उसके हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन कितने एटम है 2 एटम है। अब दोनों को अगर टोटल कर लेंगे
दोनों को टोटल करने की जरूरत नहीं है कि जो आपका दोनों तरफ, अगर रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड आपका जो मॉलिक्यूल है वो है आपका ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं H12, और जो ग्लूकोज है उसका जो वेरिएबल्स है वो A, तो ये हो जाएगा 12A। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट की साइड की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड आपका है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में H2 यानी 2 एटम्स हैं। अब 2 एटम्स अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं और उसकी वेरिएबल्स जो दिया हुआ है वो D है, तो इसकी जो इक्वेशंस फॉर्म होगी वो होगी 12A = 2D। ये आपका दूसरी जो यानी जो आपका हाइड्रोजन है उसके लिए हमने इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई भी इक्वेशन है उसको आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 द इक्वेशन बिकम 6A = D। दैट्स योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड अगर हम बात करें तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 6 एटम, और जो ग्लूकोज है उसके लिए जो वेरिएबल्स अपन ने असाइन किया है वो है A, तो इसका मतलब हो गया 6A। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड हमने ऑक्सीजन भी लिया है, और ऑक्सीजन में 2 एटम है, और 2 एटम जो ऑक्सीजन है उसके लिए जो वेरिएबल्स हमने लिया है वो है आपका B, तो इसके लिए जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2B। यानी जो मॉलिक्यूल्स हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन ग्लूकोज में उसके लिए 6 है, और जो ऑक्सीजन आपका O2 में उसके लिए 2B। अब इन दोनों को टोटल करेंगे क्योंकि दोनों रिएक्टेंट साइड के ही हैं, तो हो जाएगा आपका 6A + 2B। यानी रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे तो 6A + 2B। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड की। तो प्रोडक्ट साइड में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वेरिएबल है वो C, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम 2C। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जो H2O है उसमें भी 1 एटम ऑक्सीजन का अवेलेबल है, और उसकी वेरिएबल है आपकी D, तो इसका मतलब हो जाएगा D1, या उसको सिंपल से D भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2C + D। अब अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन फाइनली बन जाएगा 6A + 2B = 2C + D। ये आपका ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बन गई, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर अलग अलग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए 3 इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर ही तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। चलिए, अब आपके सामने 3 रिएक्शन है। तीनों रिएक्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और तीनों में वैल्यू जो आपके अलजेब्रिक वेरिएबल्स हैं A, B, C, D, इन तीनों चारों की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है कार्बन के लिए 6A = 6, सेकेंड है हाइड्रोजन के लिए 6A = D, एंड थर्ड इक्वेशन है आपकी ऑक्सीजन के लिए 6A + 2B = 2C + D। अब अगर इनकी पूरी वेरिएबल्स की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी एक की वैल्यू आपको पता हो। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन हैव मल्टीप्लाई सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन विथ मिनिमल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड। To obtain this solution, a value of assigned to one of the coefficient. In the case, the value of A is assumed to be 1। यानी यहाँ पर हम A की वैल्यू जो है एज्यूम कर रहे हैं 1, और जब A की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम चारों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देयरफॉर द सिस्टम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एज फॉलो, यानी जो आपकी इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन आपका ये हो गई। अब पहली इक्वेशन जब आपकी A की वैल्यू पता चल गई A = 1, यानी A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपकी B की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। तो C = हो जाएगा 6A, 6 × 1 यानी 6, यानी C की वैल्यू कितनी हो गई 6। D की वैल्यू निकालना है तो D = 6A, 6, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी A, C और D की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई है। अब आपको अगर निकालना है किसकी, B की वैल्यू, तो B की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीसरे इक्वेशन पे जाना पड़ेगा 6A + 2B = 2C + D, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे A की और C की और D की। तीनों की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो हो जाएगा 6 × 1 + 2B = 2 × 6 + 6। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो V की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, यानी A की वैल्यू आ गई 1, C की वैल्यू आ गई 6, D की वैल्यू 6
और B की वैल्यू 6। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो A की वैल्यू 1 आपने एज्यूम की है और इसके अलावा C, D और B तीनों की वैल्यू आ गई 6। अब इन वैल्यू को आपको किस में रखना है, इक्वेशन में। लेकिन उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज इक्वेशंस मस्ट बी सॉल्व्ड इन अ मैनर दैट ईच वेरिएबल्स इज पॉजिटिव इंटीगर, यानी आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीगर में होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव में होना चाहिए और ना तो भिन्नात्मक होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 4 में करना है नाउ दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल्स इज ऑब्टेन। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है सभी की उनको ऑब्टेन करना है और रिएक्शन में आपको फिल करना है, रखना है। जैसे आपकी जो इक्वेशन थी जो आपने एज्यूम किया था ABCD, वो थी A C6H12O6, B O2, C CO2 एंड D H2O। अब आपको ABCD की वैल्यू पता चल गई है तो A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर हमने A की वैल्यू 1 थी तो 1 हमने लिख दिया, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। फिर B की वैल्यू 6 लिख दिया, C की वैल्यू 6 लिख दिया, D की वैल्यू 6 लिख दिया, यानी आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। दस द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। अब ये जो आपका अलजेब्रिक मेथड है ये सबसे कठिन लग रहा होगा, इससे अच्छा तो वो था, लेकिन वो सिंपल मेथड जो सिंपल इक्वेशंस है उसके लिए जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है वो आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे थोड़ी सी बड़ी इक्वेशंस हो या थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन हो, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, अब उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए जो आपका अलजेब्रिक मेथड है वो सबसे ज़्यादा आसान लगता है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपकी जो केमिकल इक्वेशन है फर्स्ट स्टेप में आपको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है, सिम्बॉलिक यानी फार्मूले फॉर्म में लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इनकी जो वैल्यू है अलजेब्रिक वेरिएबल्स की ABCD कुछ भी एज्यूम करना है और सभी कंपोनेंट्स के पहले लिख देना है। फिर क्या करना है कि उसमें से किसी एक की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है 1 और इसके बाद चारों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और चारों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसके पहले उसके स्थान पर वैल्यूज लिख देंगे और आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अब चूंकि आपने एक एक्सरसाइज ट्रेडिशनल मेथड का, एक एक्सरसाइज आपका अलजेब्रिक मेथड का देख लिया है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको दोनों मेथड से यानी अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा आपका ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका FeCl3 प्लस NaOH इक्वल टू NaCl FeOH का होल थ्राइस। सेकेंड इक्वेशन है आपका Zn प्लस HCl, जो कंपाउंडेंट्स फाउंड हो रहे हैं वो हो रहा है आपका ZnCl2 प्लस H2O। थर्ड इक्वेशन है P2O5 प्लस H2O इक्वल टू H3PO4 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज FeSO4 प्लस NaOH इक्वल टू Na2SO4 प्लस FeOH का होल ट्वाइस एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी Mg प्लस HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2O। तो ये पांचों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दो मेथड मैंने आपको बताए, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक आपका अलजेब्रिक मेथड। तो जो अलजेब्रिक मेथड है वो थोड़ा सा कठिन जरूर आपको लगेगा, लेकिन कोशिश करिए आपको जरूर आएगा। अगर आप लोगों को सारी मेथड समझ में आ गए हैं और अगर आपको अलजेब्रिक मेथड जो है वो बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कोई भी इक्वेशन है उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए हम कौन कौन से ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी कंपोनेंट्स को जो फिजिकल स्टेट हैं उनको यदि हम वहाँ पर लिख दें तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगेगी। तो उसके लिए करना है बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। अब इसके लिए करना क्या है कि अगर गैसियस स्टेट में कोई भी कंपोनेंट्स है तो उसके आगे लिख देना है ब्रैकेट में G, अगर लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिख देना है L, अगर सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिख देना है S, और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसके आगे हम लिख देंगे AQ। तो इससे आपकी जो इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन ये है कि राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव एंड और बिलो एज एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब कंडीशन कैसे लिखना है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन में आपको पता है कि एरो होती है। अब वो कंडीशन अगर बाई हीटिंग हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, एरो है, एरो के ऊपर अपन को सीधे लिख देना है हीट।
तो दूर से रिएक्शन देख के पता चल जाएगी कंडीशन उसमें हीट अप्लाई हो रही है। इसके अलावा प्रेशर अप्लाई हो रहा है या जो भी अप्लाई हो रहा है उसको हम एरो के ठीक ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जिससे आपकी इक्वेशन जो होती है मोर इन्फॉर्मेटिव बन सकती है। फोर्थ क्या है, बाई इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। अगर हीट चेंज हो रहा है, हीट इंक्लूड हो रहा है या हीट रिलीज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्लस एनर्जी या प्लस हीट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि ऊपर हमने लिख दिया है प्लस हीट, ये तो प्लस हीट भी लिख सकते हैं, माइनस हीट भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी आपकी जो इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हमने सीखा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके लिए हमने दो आपके तरीके बताए, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड आपने हर जगह पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, लेकिन साथ में जो हमने नई चीज़ आपको बताई है वो है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड जो होता है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही वेरिएबल्स है। आप कोशिश करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, आप सॉल्व करिए, आपको आंसर अगर पता चल जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।